आर्य समाज के सभी सम्मानित नागरिकों को, माता बहनों को, सभी के हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आज मैं कुछ परिचर्चा करना चाहता हूँ आपके सामने समाज के संबंध में। जैसा कि आपको विदित है, हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, अन्य जातियों से बहुत पीछे है। इसका कारण कुछ पुरानी व्यवस्थाएं, जागरूकता की कमी और बहुत सारे कारण हैं। हमारा इतिहास बहुत कम लिखा गया, चूँकि पहले अंग्रेज़ों ने, पहले मुस्लिम का आक्रमणकारियों ने हमारे साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार किया। उसके पश्चात अंग्रेज़ों ने भी हमारे साथ वही कार्य किया। स्वतंत्र भारत में भी हमारे साथ कई वर्षों तक गुलामी जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। हमारे समाज का इतिहास, जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीनतम है। महाभारत काल में आपने एक महान धनुर्धर एकलव्य के बारे में सुना होगा। एकलव्य ने छुपकर शिक्षा ग्रहण की। इसके एवज में गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे दान में अंगूठा ही मांग लिया। एकलव्य इतने बड़े धनुर्धर थे कि अर्जुन और कर्ण से भी श्रेष्ठ थे। इसी तरह मुगल सेना को पराजित करने के लिए महाराणा प्रताप के साथ मिलकर जंगलों में रहकर मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी निर्णायक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में हमारे आर्य समाज के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया और मुगल शासक अकबर को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। भारतवर्ष में जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन सभी का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। क्रूर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने से अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए वह सुदूर के जंगलों में रहने लगे तथा अपना भेष बदलकर जंगलों में जीवन यापन करने लगे। इसी कारण पूरे भारतवर्ष में हम कई जातियां, उपजातियों के नाम से जाने जाने लगे। जहां जैसी जगह मिली वहीं रह गए और वहीं उन्हीं नामों से जाने जाने लगे। हमारे समाज के लोग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हम फिरोज़ाबाद, आगरा, एटा, इटावा, कानपुर, मैनपुरी तथा पूरे पूर्वांचल में बहेलिया नाम से जाने जाते हैं और भारत सरकार द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जबकि हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, नोएडा आदि जनपदों में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग आर्य नाम से जाने जाते हैं और आर्य को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में आर्य समाज के लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इनका किसी भी प्रकार का कोई भी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है। केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ी जाति में दर्ज किया गया है और इसके बावजूद भी राज्य सरकार पिछड़ी जाति का भी प्रमाण पत्र इनको जारी नहीं करती है। इसी प्रकार हमारे समाज में अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे करवल, जो कि पहले ही अनुसूचित जाति में दर्ज है और इनके जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। दिल्ली में हम आहिरिया के नाम से जाने जाते हैं और आहिरिया जाति से ही उनके अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं। जबकि हरियाणा सरकार ने 2016 में आहिरिया जाति को अनुसूचित जाति में दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार की
समाज कल्याण विभाग द्वारा सर्वे कराया गया, जिस रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अहिल्या, बहेलिया, करबल सभी में रोटी बेटी का संबंध पाया गया। यह समस्त नाम एक ही जाति के पर्यायवाची के रूप में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहिल्या समाज के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वह असहनीय है और बहुत पीड़ा देने लायक है। हम राजस्थान में अहिल्या, उत्तराखंड में बहेलिया तथा पूरे भारत में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। रोटी बेटी का संबंध होते हुए भी एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध होते हुए भी प्रदेश सरकार द्वारा अभी भी अहिल्या जाति को अलग माना जाता रहा है। अंग्रेज भारतवर्ष में 16वीं शताब्दी में आए, उसके पश्चात धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने पूरे भारतवर्ष पर अपना शासन स्थापित कर लिया। 1857 के विद्रोह में हमारे अहिल्या जाति के लोगों ने भी भाग लिया था। देश में 3 तरह का संग्राम हुआ, जिसमें तीन तरह के आंदोलन हुए, जिसमें प्रथम आंदोलन था जिसके नेता हुआ करते थे गरम दल के। इस दल के ज़्यादातर नेता क्रांतिकारी होते थे तथा दूसरे प्रकार का जो दल था इसको नरम दल कहा गया। इस दल के नेता ज़्यादातर आंदोलन करके सरकार को अपनी बात मनवाने का प्रयास करते थे। लेकिन एक तीसरा दल भी हुआ करता था जिसको लोग कम ही जानते हैं, जिसका कम ही प्रचार किया गया या इसके इतिहास को भुला दिया गया, जिसे हम गुरिल्ला दल के नाम से भी जानते थे, जिसमें हमारे समाज के लोग थे। गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर हुआ करते थे। इसका अंग्रेज़ों के पास क्या दुनिया के किसी के पास भी कोई तोड़ नहीं था। इस बात से अंग्रेजी हुकूमत परेशान रहने लगी। क्रांतिकारियों से लड़ना आसान था, आंदोलनकारियों से लड़ना आसान था क्योंकि वह दिखाई देते थे, परंतु गुरिल्ला दल से लड़ना बहुत भारी पड़ रहा था। अंग्रेजी सरकार ने परेशान होकर 31 अगस्त 1971 को एक एक्ट पारित किया जिसका नाम रखा जराइम पेशा एक्ट। और यह कानून इस सोच के साथ बनाया गया कि क्यों ना इन्हें अपराधियों की श्रेणी में रखा जाए। अपराधियों की श्रेणी में रखा जाए, इतना ही नहीं, इनके प्रति समाज में घृणा पैदा की जाए, तिरस्कार भर दिया जाए। असल में अहिल्या समाज के लोग फ्रीडम फाइटर थे, इन्हें भी काले पानी की सज़ा होती थी। 31 अगस्त सन 1871 से लेकर 31 अगस्त 1952 तक भारतवर्ष में ये जराइम पेशा एक्ट लगा रहा। पूरा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, जबकि हमारे समाज को स्वतंत्रता 31 अगस्त 1952 को प्राप्त हुई। उन्हें एक लंबी साजिश के तहत साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर समाज और अपने ही देश में अलग थलग करके कर दिया गया। इसके चलते आज अपने ही देश में हम बेगाने हो गए हैं और अपनी पहचान के मोहताज हैं। हमारा पूरा एरिया समाज भारतवर्ष में जातियों या उपजातियों में बटा हुआ है। जातियां या उपजातियों में भी वक्त इस मूल निवासी कौम के लोगों का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके पूर्वजों ने इस देश की एकता, अखंडता और समृद्धि की सुरक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर की थी। इन्हीं के वंशज आज अमानवीय शोषण और उत्पीड़न के शिकार होकर अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं, भारतीयता के परिचय के लिए तरस रहे हैं। इस भारतीय लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता, प्रेम बंधुत्व और न्याय पर आधारित संवैधानिक व्यवस्था की बात की जाती है, वहीं इन लोगों के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है।
ऐसा उनके साथ सामूहिक रूप से किया जाता रहा है। एक पूरे समूह या जाति को अवैधानिक रूप से आपराधिक गैंग घोषित कर दिया गया था। आर्य जाति भी इसी तरह के एक शोषण की शिकार रही है। आज आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी शासन, प्रशासन और राजनेताओं की उपेक्षा के चलते कई जातियों के खिलाफ ब्रिटिश शासन ने जराइम पेशा कानून, आईपीसी, सीआरपीसी के अधिनियमों का दुरुपयोग किया जाता रहा है। आज भी हमारे समाज के लोगों को शासन, प्रशासन तथा राजनेताओं की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। हमारा समाज आज भी गुलाम, लाचार, बेवश होकर गुमनामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। यह दुर्भाग्य है कि शासन, प्रशासन और राजनेताओं की मिलीभगत से षड्यंत्र कर इन जातियों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा गया। इसमें न जाने कितने निराश्रित, बेवश, निरीह लोग जिनका पेट भी खाली है और दिमाग भी खाली है, जिनके पास ना रहने का ठिकाना था और ना ही जल, जमीन और जंगल है। ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक प्रणाली से देश की मुख्य धारा में कैसे समाहित किया जा सकता है? समाज व सरकारी स्तर पर संवैधानिक संरक्षण देने का सार्थक प्रयास कैसे होगा? क्या सामूहिक रूप से जाति का अपमान ऐसे ही होता रहेगा? यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। हमें इस पर सभी को मिलकर विचार करना होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे समाज में ना तो कोई वर्तमान में विधायक है, ना सांसद है और ना ही जिला पंचायत सदस्य है, ना ही जिला पंचायत अध्यक्ष है, नगर निगम हो, नगर पालिकाएँ हों या विभिन्न जो चुनाव की इकाइयाँ हों, राज्यसभा सदस्य हैं, विधान परिषद, इस तरह का कोई भी सदस्य ना तो सरकारों द्वारा नामित किया गया और ना ही किसी दल द्वारा चुनाव में प्रतिभाग कराने के लिए उन्हें टिकट दिया गया। सभी समाज आज जिनकी संख्या न्यूनतम है, इसके बावजूद भी वह उच्च श्रेणी, उच्च पदों पर प्राप्त हैं। हमारे यहाँ आपने देखा होगा केवल अलीगढ़ क्षेत्र में ही लगभग 1,20,000 की आबादी है। हाथरस में भी पूरे हाथरस विधानसभा, सिकंदराबाद विधानसभा या आपकी जितनी भी विधानसभा हैं उनमें लगभग 1 लाख आर्य समाज का वोट है। इसके बावजूद भी कोई भी दल अभी तक यह सम्मान आर्य समाज या समाज के लोगों को सम्मान देने या फिर उनको न्याय देने का काम अभी तक किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया गया है। मेरा सभी आर्य भाई बहनों से करवद्र निवेदन है, सभी लोग एकजुट हों, संगठित हों, समाज की विचारधारा के अनुसार चलें तथा एकजुट होकर के सभी का समर्थन करें ताकि हम एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकें, अपने समुदाय को एक उच्च श्रेणी में ले जाने का प्रयास कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य समाज।